आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी सुबह 9 बजे मीडिया से करेंगे बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के साथ बैठक बुलाई है। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज फिर खुलेंगे। सरकार ने जारी किया निर्देश। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आज शांतिवाल कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमवीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर बातचीत होगी। लखीमपुर के खिरी हिंसा में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से नाराज होकर निकल गए। बोले हमें ना संसद और ना ही बैठक में बोलने दिया जाता है। सरकार किसी की नहीं सुनती। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीपी के सीए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीए वापसी की मांग उठाई है। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। किसान आंदोलन का यूपी की सियासत पर हो सकता है असर। सी वोटर के सर्वे में 48% किसानों ने कहा कानून वापस लेने के बाद भी बीजेपी को माफ नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया। कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को बैठक में आखिरी फैसला लेंगे। मुंबई में किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के लिए मुआवजे की मांग दोहराई। कहा पहले भी सरकार कमेटी बना चुकी है, सिर्फ कमेटी बनाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुंबई में 12 बड़ी नावों में किसानों के साथ राकेश टिकैत बीच समंदर में पहुंचे। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां विसर्जित की। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से टीईटी की परीक्षा रद्द की गई। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ से एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोले ये काम किसी एक गैंग का नहीं है बल्कि कई अलग अलग गैंग जुड़े थे। टीटी परीक्षा की दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए थे। पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा। सीएम योगी ने कहा पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगेगा और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी के बलरामपुर में ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी हैं, यूपी के सीएम योगी हैं और यूपी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं।
प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब, बोले ये कौन है? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। श्रावस्ती में यूपी के मंत्री पलटू राम ने रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन, कहा जिस जगह आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको मिटाने का काम किया जाएगा। बाराबंकी में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले किसान अगर मेहनत करता है तो उसके पास लक्ष्मी का आना जरूरी है। लक्ष्मी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं आती और न ही कटे पंजे से आती है, वो कमल पर बैठकर आती है। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान, कहा अपने जन्मदिन 3 दिसंबर को गठबंधन की शर्तों और सीटों के बंटवारे की देंगे जानकारी। हरदोई में बीएसपी के युवा संवाद कार्यक्रम में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल का बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप, कहा यूपी में मायावती के राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। बुंदेलखंड के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा, अपर मुख्य गृह सचिव ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक की। पंजाब में अकाली दल ने अब तक 88 उम्मीदवारों की घोषणा की, फिरोजपुर से रोहित वोरा, मलेरकोटला से नुसरत अली और राजनवीर सिंह को हरगोविंद नगरपुर से दिया टिकट। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल का केजरीवाल पर निशाना, कहा केजरीवाल कहते हैं और कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पंजाब सरकार को चैलेंज, 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की, कहा पंजाब सरकार 25 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे, पंजाब सरकार ने चैलेंज मंजूर किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 12 देशों से आने वालों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी, आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया, हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी। देखिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आज ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल भी लाएगी। सरकार की कोशिश है कि शांति के साथ सत्र चले और उसके बिल पास हो जाएं। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका देश के सामने सरकार को घेरने का है, इसलिए हंगामा होना बिल्कुल तय है। सवाल ये कि इस बार किसकी रणनीति काम करेगी। आज ही रद्द होंगे कृषि कानून? कितना हंगामेदार होगा सत्र? क्या शांति से चल पाएगी संसद? क्या विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये सबसे बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब आज मिलेगा। आज शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें रहेंगी कृषि कानूनों की वापसी पर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये बिल संसद में रखेंगे। आज प्रश्नकाल के बाद ये बिल रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। वहीं बिल पर किसान संगठनों की भी निगाहें हैं, क्योंकि इसी के बाद वो अपना अगला रुख तय करेंगे। कमेटी तो 2011 में बन गई थी, प्रधानमंत्री उस कमेटी में थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लागू करी थी। अपनी ही कमेटी को रिपोर्ट को लागू कर दे। एमएसपी पे कमेटी नहीं, एमएसपी को लागू करो। वैसे सत्र में सरकार करीब 30 विधेयक रखने जा रही है, लेकिन आर्थिक सुधारों से जुड़े कई विधेयक हैं जिन पर विवाद बढ़ सकता है, जैसे बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं।
डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर बिल। क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी इसी सत्र में लाया जाएगा। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा है। हालांकि सत्र हंगामेदार रहेगा, इसका अंदाजा कल हुई सर्वदलीय बैठक में लग गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान एमएसपी गारंटी का मुद्दा उठाए जाने की बात कही। एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर अपना एजेंडा साफ कर दिया। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। सरकार को सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं हंगामे की वजह से इस सत्र का हाल भी मॉनसून सत्र जैसा न हो जाए, जो तकरीबन 25% ही चल पाया था। और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में संसद सत्र में हर पार्टी आक्रामक चेहरा वोटरों के सामने रखने की कोशिश करेगी, जिसका असर संसद के मुख्य काम यानी कानून बनाने पर पड़ता नजर आ सकता है। और देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र कब से कब तक चलेगा, यानी कि आज से शुरू हो रहा है, कब तक ये सत्र चलेगा, क्या कुछ प्रमुख कामकाज होने हैं, एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा अपडेट इस शीतकालीन सत्र से जुड़ा हुआ दे देते हैं, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान कामकाज के दिन होंगे कुल 19 और इन 19 दिनों के बीच करीब 30 बिल संसद में पेश किए जाएंगे, जिनमें से एक कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल भी है, जिस पर पूरे देश की नजर आज बनी रहेगी। और देखिए, क्या कुछ प्रमुख चीजें होंगी ये आपको बता देते हैं। किन किन मुद्दों पर तकरार है ये भी आपको बता देते हैं, जिसको लेकर सरकार थोड़ी संशय में है कि किसी तरीके से सत्र पूरा चले, क्योंकि मॉनसून सत्र भी 25% ही काम कर पाया था। एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले, ये विपक्ष की मांग है और सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर तकरार लगातार बरकरार है। बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो, ये विपक्ष की और किसानों की मांग है। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई टिप्पणी, कोई बात नहीं की गई है। इस मुद्दे को भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। प्रदूषण के लिए किसानों को सजा ना मिले, ये मांग उठाई गई थी, इस पर सरकार की सहमति बन गई है। हालांकि फिर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है और इस मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश सदन के भीतर हो सकती है। विदेश से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। पिछले 15 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखानी होगी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर भी होगी स्क्रीनिंग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की। ओमिक्रॉन को लेकर गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव का बयान, कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार, नई गाइडलाइन लागू करा रहे हैं। आज जारी होंगे सभी प्राइवेट अस्पताल और लैब को निर्देश। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया। 50% क्षमता के साथ चलेंगे सभी स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। यूपी की मथुरा में 3 विदेशी महिलाओं की रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। विदेशी महिलाओं के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस कर सैंपलिंग करने में जुटा प्रशासन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत का माहौल, 10 देशों में पहुंचा नया वेरिएंट। WHO ने भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों को किया अलर्ट। और आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी सुबह 9 बजे मीडिया से करेंगे बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज से फिर खुलेंगे, सरकार ने जारी किया निर्देश। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर होगी बातचीत। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमबीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। आप सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से नाराज होकर निकले। बोले हमें ना संसद और ना ही बैठक में बोलने दिया जाता है, सरकार किसी की नहीं सुनती। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीए ने सीए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीए वापसी की मांग उठाई है। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता शामिल हुए। और आइए अब आपको कुछ और अहम खबरों का अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश की सियासत पर हो सकता है असर। सी वोटर के सर्वे में 48% किसानों ने कहा कानून वापस लेने के बाद भी बीजेपी को माफ नहीं किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया। कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिसंबर को बैठक में आखिरी फैसला लेंगे। मुंबई में किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के लिए मुआवजे की मांग दोहराई। कहा पहले भी सरकार कमेटी बना चुकी है, सिर्फ कमेटी बनाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुंबई में 12 बड़ी नावों में किसानों के साथ राकेश टिकैत बीच समंदर में पहुंचे। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां विसर्जित की। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से टेट की परीक्षा टली। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोले ये काम किसी एक गैंग का नहीं बल्कि कई अलग अलग गैंग जुड़े हुए थे। टीईटी परीक्षा की दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए गए थे। पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगेगा और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है, इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। यूपी के बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी है, यूपी के सीएम योगी हैं और यूपी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब। बोले ये कौन है, राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। श्रावस्ती में यूपी के मंत्री पलटू राम ने रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा जिस जगह आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको मिटाने का काम किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर का जिक्र कर ले। शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है, लेकिन टीएमसी ने बैठक से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मोदी से मुकाबले से पहले सोनिया को टक्कर देने की तैयारी में है ममता बनर्जी। देखिए हमारी रिपोर्ट।
सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई टीएमसी, पर कांग्रेस की बैठक से किया किनारा। शीतकालीन सत्र पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई, लेकिन टीएमसी ने शामिल ना होने का फैसला किया। हम लोग कल भाग नहीं लेते। कल हमारे पार्टी का भी ऑल इंडिया का कोलकाता में वर्किंग कमेटी का मीटिंग है, और अभी हम लोग हमारे तरफ से ही हम लोग पार्टी को तैयार करेंगे एज वन ऑफ द मेजर अपोजिशन पार्टीज, और पार्टी को विस्तार भी करेंगे। ममता बनर्जी का ये दिक निर्देश हम लोगों को किया, वो हम लोग फॉलो करेंगे। फिलहाल कांग्रेस टीएमसी के बर्ताव को भी अनदेखा करने की ठान बैठी है। वहीं ममता मिशन 2024 में लग चुकी हैं। मोदी से मुकाबले में ममता का चेहरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रणनीति के तहत पहले टीएमसी को कांग्रेस को ही टक्कर देनी होगी। त्रिपुरा चुनावों में टीएमसी ने इसलिए ही पूरा दम लगा दिया। त्रिपुरा में टीएमसी नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन पहले निशाने पर कांग्रेस ही है। हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर अब ममता के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के ललितेश त्रिपाठी को ममता अपने खेमे में ले चुकी है। गोवा से ली जिन्हो फिलेरियो टीएमसी से सांसद भी बन चुके हैं। बिहार कांग्रेस से कीर्ति आजाद तृणमूल के सिपाही बन गए। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति अभिजीत मुखर्जी की भी नेता अब ममता बनर्जी है। कभी कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव भी ममता की सेनापति बन चुकी है। और अब मेघालय से मुकुल संगमा और 11 विधायक टीएमसी में शामिल हुए हैं। यही वजह है कि ममता दिल्ली आई, लेकिन सोनिया से मुलाकात नहीं की थी। कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। टीएमसी की रणनीति साफ है, उसे अपने को ऑल इंडिया लेवल पर स्थापित करना है, और यही तस्वीर शीतकालीन सत्र में दिखेगी, जहां ममता के सांसद विपक्ष के साथ तालमेल करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ मुद्दों पर समर्थन की बात है। वहीं कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी तरह विपक्ष एकजुट रहे और उसके झंडे के पीछे ही मोदी का मुकाबला करे। नहीं, मुझे तो मीडिया थ्रू इत्तला मिली, वो कल मास्क लगा लो, अपना मास्क आ रहे नहीं, ऐसा मैंने सुना। लेकिन हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भले ही ऊपर से अनदेखा करने का नाटक करे, लेकिन उसके एक तबके में टीएमसी से नाराजगी है। खासकर बंगाल कांग्रेस ममता से नाराज है। अधीर रंजन चौधरी ने तो खत लिखकर आरोप लगाया कि ममता कोरोना के असली आंकड़े जारी करे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि टीएमसी की रणनीति कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। टीएमसी एसपी और आप के साथ तालमेल करेगी तो विपक्ष की एकता धराशायी हो सकती है, और ऐसे में संसद में कांग्रेस और कमजोर नजर आएगी। देखिए, संसद सत्र के पहले से ही विपक्ष में दरार नजर आ रही है। बावजूद इसके संसद में हंगामे के आसार हैं। इसमें एक बड़ा मुद्दा होगा यूपी का लखीमपुर कांड। ऐसे में विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर सकता है। आज ही लखनऊ में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। संसद के शीतकालीन सत्र में होगा कृषि कानून का मुद्दा, तो उठ सकता है किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला लखीमपुर का तिकुनिया कांड भी। आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला होना है। दरअसल जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद आशीष मिश्र मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर उसके बाद भड़की हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में किसान संगठन आशीष मिश्रा पर आरोप लगाते हैं, जिसकी जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ किसान संयुक्त मोर्चा भी लखीमपुर मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। जब तक टेनी गिरफ्तार नहीं होता, उसका इस्तीफा नहीं होता, तो हमें ये अपनी बात हम कहते रहेंगे, क्योंकि 120B का मुलजिम है और 120B का मुलजिम खुला नहीं घूम सकता। वो जांच को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ केस है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा।
किसानों के विरोध के चलते ही पिछले दिनों टेनी को लखीमपुर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस भी ऐलान कर चुकी है कि वो लखीमपुर मुद्दा संसद में उठाएगी, तो आज कृषि कानूनों पर बहस के दौरान लखीमपुर का मुद्दा भी उठ सकता है। मंत्री जो इस लखीमपुर खीरी में उन्होंने उनका पुत्र जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ाकर 4 लोगों को उसने मार दिया, उस विषय पे हम उन मंत्री को उसकी रिसिग्नेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। यूपी की सियासत को देखते हुए बीजेपी टेनी से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है और इसी कमजोरी पर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक वार करता नजर आ सकता है। तो वहीं लखीमपुर कांड पर संसद में घमासान देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता की किसान आंदोलन पर आखिर क्या राय है। तो चलिए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश का चुनावी मूड। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। चुनावी माहौल में जुबानी जंग तो हो ही रही है। अपने अपने दावों और वादों से वोटरों को लुभाने की कवायद तेज है। सरकार सौगात और विकास की बात कर रही है। सरकार गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हित के लिए कार्य करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। तो विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। ऐसे में एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में हमने पूछा कि क्या यूपी में हार के डर से किसान कानून वापस लिया। यूपी की जनता की राय इस मामले पर साफ नजर आई। 56% लोगों ने माना कि यूपी में हार के डर के वजह से ही सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है, जबकि 44% लोगों का मानना था कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमने अगला सवाल पूछा कि क्या कानून वापस लेने के बाद किसानों ने बीजेपी को माफ किया, तो 48% लोगों ने कहा कि नहीं, कानून वापस लेने से किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई है, जबकि 39% लोगों ने कहा कि किसानों ने बीजेपी को माफ कर दिया है। लेकिन इस आंकड़े में अहम भूमिका इन 13% लोगों की है जो अपनी राय नहीं बना पाए हैं, क्योंकि यही इस सवाल का असर तय करेंगे। इसके बाद हमने यूपी से सीधा सवाल किया कि क्या किसान कानून वापस लेने से बीजेपी को फायदा या नुकसान। 61% लोगों ने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा। ये आंकड़ा योगी सरकार के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर सरकार चिंता में है। अखिलेश गठबंधन के गुलदस्ते से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है। तो हमने अगला सवाल भी अखिलेश और जयंत के गठबंधन को लेकर पूछा। सवाल ये कि क्या एसपी-आरएलडी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान। इसमें 51% लोगों का कहना था कि ये गठबंधन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि 42% लोगों का मानना है कि बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें भी 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल पर अपनी राय जाहिर नहीं की। ऐसे में हमने यूपी में सरकार के विकास वाले दावे की पड़ताल भी की। हमने पूछा कि योगी राज में बेहतर विकास का काम हुआ। 51% लोगों ने माना कि योगी सरकार में बेहतर विकास हुआ है और ये आंकड़ा योगी सरकार के लिए राहत की खबर है। कुल मिलाकर बात वही है जो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के हवाले से कही थी कि योगी जी अच्छे बल्लेबाज और इसी तरह बल्लेबाजी करते रहिए, कोई आपको रिटायर्ड हर्ट नहीं कर पाएगा। योगी चिंता मत करो, अफसर बैटिंग करके चले जाओ, आपको कोई रिटायर्ड हर्ट नहीं कर सकता। स्वागत है आपका। नमस्ते भारत लगातार जारी है और आइए इस वक्त आपको कोरोना से जुड़ी 2 बड़ी खबरें बता देते हैं। कनाडा में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले मिलना शुरू हो गए हैं। नाइजीरिया से आए 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब तक 12 देशों में मिले हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज। वहीं WHO ने डराने वाली जानकारी दी है। WHO ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि ओमिक्रॉन से दोबारा संक्रमण हो सकता है और अब तक माना जा रहा था कि जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है उन्हें दोबारा कोरोना नहीं होता। दुनिया की बड़ी आबादी के लिए यह खतरे की बात है। कनाडा में भी अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट्स मिलने लगे हैं और 2 नाइजीरिया के लोगों को भी संक्रमित पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से। और इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर WHO की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो डराने वाली बात है। WHO ने साफ किया है
कि पहले ये माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन की वजह से उन लोगों को कोरोना नहीं होगा जिनको पहले कोरोना हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी कोरोना हो सकता है जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई है और जिनको पहले कोरोना हो चुका है। ये अपडेट किया है WHO ने। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में दहशत है और अब करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज 12 देशों में मिले हैं और लगातार सभी जगहों पर एहतियात बरता जा रहा है। अपने देश की भी बात करें तो यहाँ पर भी तमाम तरह के नियम कानूनों को फिर से लागू करने की बात हो रही है और इसके अलावा जो भी लोग बाहर यानी कि विदेश से लौटे हैं उनको क्वारंटीन में रहने की बात कही जा रही है। उसके लिए फिर से एक बार नियम बनाए जा रहे हैं ताकि खतरा बढ़ ना पाए। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है ओमिक्रॉन से तो उसको सही वक्त पर इलाज के लिए पहुंचाया जा सके और मामले आगे ना बढ़े। वहीं ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देश इस नए वेरिएंट के कारण अब सकते में हैं। कहीं लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं लग गई है इमरजेंसी। दुनिया कह रही है ओमिक्रॉन से डर लगता है। ओमिक्रॉन ने दुनिया को हिला दिया है। नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के डर से लग गया है लॉकडाउन। बार, रेस्टोरेंट, गैर जरूरी चीजें, सिनेमा, थिएटर, सार्वजनिक जगह सब 5 बजे ही बंद हो जाएंगे। नीदरलैंड्स उन देशों में शामिल है जहां कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ऐसा ही दूसरा देश है चेक रिपब्लिक, जहां ओमिक्रॉन के डर ने संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया। दरअसल यहां नए राष्ट्रपति पीटर फायला चुने गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति मिलोस जेमन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में शपथ ग्रहण पर ही संकट था। रास्ता ये निकाला गया कि राष्ट्रपति को ग्लास केबिन में बबल बनाकर लाकर शपथ का कार्यक्रम किया गया। इजराइल ने तो अपने आप को सील पैक कर लिया है। सिर्फ इजरायली नागरिकों को छोड़कर बाहर से किसी भी यात्री के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इजराइल भी उन देशों में शामिल है जहां ओमिक्रॉन का केस मिला है। इसके बाद इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के केस मिले हैं, जिसके बाद ब्रिटेन में मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका वो पहला देश है जिसने ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया को आगाह किया। अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने चौथी लहर के खतरे की चेतावनी दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक ओमिक्रॉन के म्यूटेशन बाकी वेरिएंट से कहीं ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन को मौजूदा टेस्ट से पकड़ा जा सकता है। ये वेरिएंट बीटा या डेल्टा से बिल्कुल अलग है। तो देखिए 12 देशों में इस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से ही केस रिपोर्ट हुए और ऐसे में लक्षणों की सबसे बड़ी सूची, सबसे पहली सूची जो है वो वहीं से आई। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण क्या क्या हैं, यानी कि ये वेरिएंट किस तरीके से आपके शरीर पर असर डालता है। पूरे बदन पर इसका असर होगा। मांसपेशियों में दर्द होने की शिकायत होगी, बदन में थकान भी रहती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही हल्की खांसी रहती है। कोरोना की तरह गंध या स्वाद नहीं होता। आप इसके साथ ही बता दें डेल्टा के मुकाबले लक्षण कम दिखाई देते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आई है, जो सूची तैयार की गई है, उसमें ये सिम्टम्स हैं इस वेरिएंट को लेकर के जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर सावधानी बरतने का निर्देश दिया। हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी। एमपी के जबलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी मुहिम, बिना पहचान पत्र वालों को भी लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। रतलाम में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों की अच्छी पहल। सभी ने ऑटो रिक्शा पर लगाया पोस्टर, लिखा वैक्सीन नहीं तो ऑटो रिक्शा नहीं। रैली निकालकर लोगों को किया जागरूक। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने का दिखा उत्साह। एक दिन में करीब 1.25 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी सुबह 9 बजे मीडिया से करेंगे बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। संसद सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश।
और आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज से फिर खुले, सरकार ने जारी किया था निर्देश। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर होगी बातचीत। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमबीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक हुई। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक से नाराज होकर निकले। बोले हमें ना संसद और ना ही बैठक में बोलने दिया जाता है, सरकार किसी की नहीं सुनती। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, पेगासस जासूसी समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीपी ने सीएए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीएए वापसी की मांग उठाई है। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से टीईटी की परीक्षा टली। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोले ये काम किसी एक गैंग का नहीं है, बल्कि कई अलग अलग गैंग इससे जुड़े हुए थे। टीईटी परीक्षा के दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए थे। यूपी के बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी है, यूपी के सीएम योगी है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश के मंत्री पलटू राम ने रघुराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा कि जिस जगह आतंकवाद को पनाह दी जाएगी उसको मिटाने का काम किया जाएगा। चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। बाराबंकी में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले किसान अगर मेहनत करता है तो उसके पास लक्ष्मी का आना जरूरी है। लक्ष्मी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं आती और न ही कटे पंजे से आती है, वो कमल पर बैठकर आती है। प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब। बोले ये कौन है, राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा अपने जन्मदिन 30 दिसंबर को गठबंधन की शर्तों और सीटों के बंटवारे की जानकारी दें। हरदोई में बीएसपी के युवा संवाद कार्यक्रम। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के बेटे कपिल का बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा यूपी में मायावती के राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। बुंदेलखंड के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 90% काम हुआ पूरा। अपर मुख्य गृह सचिव ने लिया जायजा, अधिकारियों के साथ बैठक की। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है, केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पंजाब सरकार को चैलेंज। 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की। कहा पंजाब सरकार 25 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे। पंजाब सरकार ने चैलेंज मंजूर किया। गोरखपुर में बच्चों के विवाद में एक परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हुई हत्या। एक युवती गंभीर रूप से घायल। गांव में तनाव के चलते पीएसी तैनात, आरोपी अब भी फरार। बिहार की राजधानी पटना में थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। लोगों में भारी नाराजगी। शव को थाने के सामने रखकर किया प्रदर्शन।
गोपालगंज में तिलक समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के भिंड में मिलावट माफिया का शिकंजा। बड़ी तादाद में मिलावटी सामान जब्त किए गए। मिलावटी सामान बनाने वाले 2 भाई गिरफ्तार किए गए। कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस और डॉक्टर के बीच हुई झड़प। चेक पोस्ट पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट चेक करने को लेकर शुरू हुई बहस। डॉक्टर पर कांस्टेबल से मारपीट का लगा आरोप। हिरासत में आरोपी डॉक्टर। तो शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर सत्र कब से शुरू हो रहा है और कब तक समाप्त होगा, कब तक संपन्न होगा। आज से यानी कि 29 नवंबर से ये सत्र शुरू हो रहा है और 23 दिसंबर तक ये चलेगा। कामकाज के दिन कितने होंगे ये भी आपको बता रहे हैं। 19 दिन ऐसे हैं जिस दिन काम होगा। 30 बिल इस दौरान पेश होंगे। एक बिल जो कि कृषि कानूनों को रिपील करने वाला बिल है वो भी इस सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि आज ही 12 बजे का समय है जब ये बिल पेश होगा। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को आज संसद के अंदर पेश करेंगे। तो अब किन मुद्दों पर तकरार है ये भी आपको बता देते हैं। एमएसपी को कानून अधिकार मिले और साथ ही किसानों का ऐसा कहना है कि कमेटी बनाई जाए, साथ ही एमएसपी पर कानून बने। लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन इस पर फैसला कब तक होता है ये देखना होगा। दूसरी जो तकरार है वो है बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो। हालांकि इस पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है और साथ ही अभी तक सरकार ने भी कोई भरोसा इसको लेकर नहीं दिया है। तीसरे मुद्दे पर जो कि तकरार अभी भी इस पर देखने को मिल रही है कि प्रदूषण के लिए किसानों को सजा ना मिले, ऐसा किसानों का कहना है। हालांकि इस पर सरकार की भी सहमति है। पिछले कुछ दिनों पराली जलाने को लेकर कुछ मुकदमे भी इस दौरान दर्ज हुए हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। एक और मुद्दा जिस पर किसानों और सरकार के बीच टकरार है वो है किसानों से मुकदमा वापस हो। हालांकि राज्यों पर फैसला निर्भर करता है सरकार का इस पर और क्या कदम होता है ये देखना होगा। किसानों ने कह दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। एक बड़ी मांग किसानों की है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। फिलहाल इस पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। साथ ही एक और मांग कि शहीद किसानों को मुआवजा मिले। इस पर भी सरकार ने कोई भरोसा फिलहाल नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। और देखिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट सभी चिंतित हैं। दिल्ली सरकार सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है। और इसी बीच दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल फिर से खुल गए हैं। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी और इसी को लेकर हमारी संवाददाता जातिका सिंह ने दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण का जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। आपको बताएं कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार को फटकारा था और फटकारते हुए ये कहा था कि स्थिति गंभीर होने पर ही आखिर एक्शन प्लान क्यों बनाया जाता है। पहले से प्रदूषण को लेकर गंभीरता सरकार के एक्शन प्लान में या फिर प्रशासन में क्यों दिखाई नहीं देती है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको आनंद विहार की दिखा रहे हैं और आप देखेंगे तस्वीरों के जरिए सुबह हो जाने के बावजूद यानी कि रोशनी निकल आने के बावजूद धुंध की चादर में आपको ढका हुआ आनंद विहार नजर आएगा। यहाँ पर AQI स्टेटस कितना है ये भी आप जरा गौर करिए। तो देखिए AQI मीटर के अनुसार 484 आनंद विहार का AQI स्टेटस दर्ज किया गया है। और देखेंगे आप यहाँ बड़े मोटे शब्दों में लिखा है हजार्डस, यानी कि ये जो हवा है, ये जो वायु प्रदूषण है, ये साफ तौर पर हवा की गुणवत्ता बताने वाले इस मीटर पर देखा जा सकता है। ये हवा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। आने वाले दिनों में भी जो आशंका है वो यही बनी हुई है कि आनंद विहार जैसे सेंसिटिव इलाके कुछ इसी तरीके से 400 से ज़्यादा ऊपर के AQI स्टेटस पर बने रहेंगे। जिस तरीके से अदालत ने कहा है कि इस मामले में लगातार सुनवाई होती रहेगी, उसी तरीके से ABP न्यूज़ भी वायु प्रदूषण को लेकर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करता रहेगा और आपको बताता रहेगा कि आखिर वायु की स्थिति कितनी गंभीर है और कहां सुधार की ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आज ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल भी लाएगी। सरकार की कोशिश है कि शांति के साथ सत्र चले और उसके बिल पास हो जाएं। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका देश के सामने सरकार को घेरने का है, इसलिए हंगामा होना बिल्कुल तय है। सवाल यह है कि इस बार किसकी रणनीति काम करेगी।
रद्द होंगे कृषि कानून। कितना हंगामेदार होगा सत्र? क्या शांति से चल पाएगी संसद? क्या विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये सबसे बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब आज मिलेगा। आज शीतकालीन सत्र में सभी की नजरें रहेंगी कृषि कानूनों की वापसी पर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ये बिल संसद में रखेंगे। आज प्रश्नकाल के बाद ये बिल रखा जा सकता है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। वहीं बिल पर किसान संगठनों की भी निगाहें हैं, क्योंकि इसी के बाद वो अपना अगला रुख तय करेंगे। कमेटी तो 2011 में बन गई थी, प्रधानमंत्री उस कमेटी में थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट लागू करी थी। अपनी ही कमेटी को रिपोर्ट को लागू कर दे। एमएसपी पे कमेटी नहीं, एमएसपी को लागू करो। वैसे सत्र में सरकार करीब 30 विधेयक रखने जा रही है, लेकिन आर्थिक सुधारों से जुड़े कई विधेयक हैं जिन पर विवाद बढ़ सकता है, जैसे बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सकारात्मक बहस होनी चाहिए और अपोजिशन से भी हमने अपील की है कि बहस आप करिए और हम सरकार की तरफ से हर मुद्दे पर चर्चा करके और आपको जवाब देना चाहते हैं। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर बिल, क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी इसी सत्र में लाया जाएगा। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा है। हालांकि सत्र हंगामेदार रहेगा, इसका अंदाजा कल हुई सर्वदलीय बैठक में लग गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान एमएसपी गारंटी का मुद्दा उठाए जाने की बात कही। एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर अपना एजेंडा साफ कर दिया। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं, तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। सरकार को सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं हंगामे की वजह से इस सत्र का हाल भी मॉनसून सत्र जैसा न हो जाए, जो तकरीबन 25% ही चल पाया था। और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं, वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में संसद सत्र में हर पार्टी आक्रामक चेहरा वोटरों के सामने रखने की कोशिश करेगी, जिसका असर संसद के मुख्य काम यानी कानून बनाने पर पड़ता नजर आ सकता है। तो शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर सत्र कब से शुरू हो रहा है और कब तक समाप्त होगा, कब तक संपन्न होगा। आज से यानी कि 29 नवंबर से ये सत्र शुरू हो रहा है और 23 दिसंबर तक ये चलेगा। कामकाज के दिन कितने होंगे ये भी आपको बता रहे हैं। 19 दिन ऐसे हैं जिस दिन काम होगा। 30 बिल इस दौरान पेश होंगे। एक बिल जो कि कृषि कानूनों को रिपील करने वाला बिल है, वो भी इस सत्र में पेश किया जाएगा। हालांकि आज ही 12 बजे का समय है जब ये बिल पेश होगा। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को आज संसद के अंदर पेश करेंगे। तो अब किन मुद्दों पर तकरार है ये भी आपको बता देते हैं। एमएसपी को कानून अधिकार मिले और साथ ही किसानों का ऐसा कहना है कि कमेटी बनाई जाए, साथ ही एमएसपी पर कानून बने। लेकिन सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन इस पर फैसला कब तक होता है ये देखना होगा। दूसरी जो तकरार है वो है बिजली बिल का ड्राफ्ट वापस हो। हालांकि इस पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है और साथ ही अभी तक सरकार ने भी कोई भरोसा इसको लेकर नहीं दिया है। तीसरे मुद्दे पर जो कि तकरार अभी भी इस पर देखने को मिल रही है कि प्रदूषण के लिए किसानों को सजा ना मिले, ऐसा किसानों का कहना है।
हालांकि इस पर सरकार की भी सहमति है। पिछले कुछ दिनों पराली जलाने को लेकर कुछ मुकदमे भी इस दौरान दर्ज हुए हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। एक और मुद्दा जिस पर किसानों और सरकार के बीच टकरार है वो है किसानों से मुकदमा वापस हो। हालांकि राज्यों पर फैसला निर्भर करता है सरकार का इस पर और क्या कदम होता है ये देखना होगा। किसानों ने कह दिया है कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं। एक बड़ी मांग किसानों की है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। फिलहाल इस पर सरकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। साथ ही एक और मांग कि शहीद किसानों को मुआवजा मिले। इस पर भी सरकार ने कोई भरोसा फिलहाल नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं की है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। अब से आधे घंटे बाद पीएम मोदी मीडिया को संबोधित भी करेंगे। इस बार पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। नजर रहेगी कि पीएम मोदी सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ बोलते हैं। वहीं अब से 1 घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे कांग्रेस ने विपक्ष के दलों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार को घेरने की साझा रणनीति बननी है, लेकिन इसमें टीएमसी ने ही झटका दे दिया है। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई टीएमसी, पर कांग्रेस की बैठक से किया किनारा। शीतकालीन सत्र पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई, लेकिन टीएमसी ने शामिल ना होने का फैसला किया। हम लोग कल भाग नहीं लेते। कल हमारे पार्टी का भी ऑल इंडिया का कोलकाता में वर्किंग कमेटी का मीटिंग है और अभी हम लोग हमारे तरफ से ही हम लोग पार्टी को तैयार करेंगे एज वन ऑफ द मेजर अपोजिशन पार्टीज और पार्टी को विस्तार भी करेंगे। ममता बनर्जी का ये दिक निर्देश हम लोगों को किया, वो हम लोग फॉलो करेंगे। फिलहाल कांग्रेस टीएमसी के बर्ताव को भी अनदेखा करने की ठान बैठी है। वहीं ममता मिशन 2024 में लग चुकी हैं। मोदी से मुकाबले में ममता का चेहरा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए रणनीति के तहत पहले टीएमसी को कांग्रेस को ही टक्कर देनी होगी। त्रिपुरा चुनावों में टीएमसी ने इसलिए ही पूरा दम लगा दिया। त्रिपुरा में टीएमसी नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी लगातार दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ रही है, लेकिन पहले निशाने पर कांग्रेस ही है। हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर अब ममता के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के ललितेश त्रिपाठी को ममता अपने खेमे में ले चुकी है। गोवा से ली जिन्हो फिलेरियो टीएमसी से सांसद भी बन चुके हैं। बिहार कांग्रेस से कीर्ति आजाद तृणमूल के सिपाही बन गए। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति अभिजीत मुखर्जी की भी नेता अब ममता बनर्जी है। कभी कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव भी ममता की सेनापति बन चुकी है। और अब मेघालय से मुकुल संगमा और 11 विधायक टीएमसी में शामिल हुए हैं। यही वजह है कि ममता दिल्ली आई, लेकिन सोनिया से मुलाकात नहीं की थी। क्यों हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए। लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। टीएमसी की रणनीति साफ है, उसे अपने को ऑल इंडिया लेवल पर स्थापित करना है और यही तस्वीर शीतकालीन सत्र में दिखेगी, जहां ममता के सांसद विपक्ष के साथ तालमेल करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ मुद्दों पर समर्थन की बात है। वहीं कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी तरह विपक्ष एकजुट रहे और उसके झंडे के पीछे ही मोदी का मुकाबला करे। नहीं, मुझे तो मीडिया थ्रू इत्तला मिली तो कल मास्क लगा लो, अपना मास्क लगाइए। आ रहे नहीं, ऐसा मैंने सुना। लेकिन हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस भले ही ऊपर से अनदेखा करने का नाटक करे, लेकिन उसके एक तबके में टीएमसी से नाराजगी है। खासकर बंगाल कांग्रेस ममता से नाराज है। अधीर रंजन चौधरी ने तो खत लिखकर आरोप लगाया कि ममता कोरोना के असली आंकड़े जारी करे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि टीएमसी की रणनीति कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकती है। टीएमसी एसपी और आप के साथ तालमेल करेगी तो विपक्ष की एकता धराशायी हो सकती है और ऐसे में संसद में कांग्रेस और कमजोर नजर आएगी। वादे के मुताबिक सरकार आज कृषि कानूनों को वापस लेने जा रही है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। किसानों ने सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती रख दी है। एमएसपी कानून को बनाने के लिए एक नई चुनौती रखी है। अब देखना यह है कि सरकार इस चुनौती से
कैसे निपटेगी। मैं निरस्तीकरण को लेकर ये बिल रखा जाएगा और कामयाब भी हो जाएंगे किसान जिस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि अंतिम जब तक हमारे हाथ में कागज नहीं आ जाते जब तक हम विश्वास नहीं करते। राकेश टिकैत हमारे साथ है, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, आज ये बिल संसद में रखा जाएगा, रिपील हो जाएगा, तो अब इसके बाद आप लोगों का क्या कहना और क्या स्टैंड है? एमएसपी जो मुकदमे हैं, जो शहीद परिवार हैं, ये सारे मामले हैं, और उसके बाद में एक कमेटी जो और मामले हैं उस पर भारत सरकार से बातचीत करें। राकेश जी, जिस तरीके से जब आप लोग चले थे इस आंदोलन को करने के लिए, तो आपका सबसे पहले एक ही नारा था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और कागज हमारे हाथ में चाहिए, क्योंकि ये बिल लागू ही नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया था, सरकार ने भी लागू नहीं किया था, और अब आज इस पर अंतिम मोहर निरस्तीकरण पर। तो इसको लेकर ये बताइए कि इसको लेकर आप लोगों में क्या कोई खुशी, किस तरह की खुशी है, क्योंकि आपने लड़ाई जीती है ना? लड़ाई तो सरकार ने जीती, हमने नहीं जीती, वही जीत रहा लड़ाई। क्या मामले खत्म हो गया सारे किसानों के? जो और दूसरे बिल रखे हुए हैं उस पर क्या इनका स्टैंड है? और सरकार बैठ के जब तक उन मसलों पर बात नहीं करेगी, ठीक है, सीड बिल का क्या होगा, पेस्टिसाइड बिल का क्या होगा, दूध की पॉलिसी है उस पर क्या होगा, किसान क्रेडिट कार्ड पे क्या होगा, तो ये तो बहुत से सवाल है। इस पर एक कमेटी बन जाए। आगे जब भी भारत सरकार से बातचीत करना हो, ये ना हो कि किसान आंदोलन करने आए, वो बैठ कर अपनी बातचीत भी कर ले। अभी सरकार ठीक लाइन पर नहीं चल रही। जब तक बैठ के बातचीत नहीं होगी, इन किसानों का क्या होगा, मुकदमों का क्या होगा, एमएसपी पे क्या होगा, तो ये सारे सवाल के जवाब भारत सरकार देगी। जब जवाब मिल जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यूपी की। यूपी में टीईटी की परीक्षा के लिए लाखों छात्रों ने तैयारी की थी, लेकिन सभी के सपने और ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। जब छात्र पेपर देने पहुंचे तो पता चला पेपर तो रद्द हो गया है। अब 20 लाख छात्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है। ये दर्द और ये आंसू उन 20 लाख छात्रों के हैं जिनका भविष्य सिस्टम की लापरवाही से दांव पर लग गया। इन छात्रों के गुस्से की वजह जान लीजिए। पेपर लीक होने पर कल यूपी में टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा रद्द कर दी गई। जैसे ही ये खबर आई, छात्रों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद और आगरा, हर तरफ पेपर देने आए छात्रों में नाराजगी दिखी। छात्रों का बस एक ही सवाल, आखिरकार इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी पेपर लीक कैसे हुआ? हम लोग को बोला गया पेपर आउट हो गया है, पेपर आउट हो गया है और आप लोग घर जाइए। बुलंदशहर में सबसे पहले पेपर आउट हुआ। बुलंदशहर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों लीक हुए, इसलिए बंद हो गया। कि यूपीएससी पैट ये सारे एग्जाम आउट हुए, उनको कैंसिल क्यों नहीं किया? इसको एग्जाम क्यों कराया गया कैंसिल? ये एक तरह से गेम है पूरी सरकार का, बच्चों साथ गलत कर रही है। पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए यूपी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स छानबीन में जुटी है। एसटीएफ ने यूपी के अलग अलग जिलों से अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया। ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। सीएम योगी भी पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अधिकारियों को सीएम से सख्त कार्रवाई के आदेश मिल चुके हैं। पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। पीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। पर्चा लीक होने से छात्रों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे में छात्रों ने सवाल पूछा है कि आखिरकार आगे परीक्षा कब होगी। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है।
अगले 1 महीने में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। वहीं प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में स्वतंत्र जांच के लिए याचिका दाखिल की है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी में पर्चा लीक हुआ हो। इससे पहले भी पर्चा लीक हुआ है। 2017 और 2018 में भी पुलिस और यूपीएससी से जुड़े पर्चे लीक हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यूपी में आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे। और बात मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की कर लेते हैं। देखिए, परमबीर सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज भी पूछताछ के कई राउंड चलने हैं। परमबीर पर वसूली के आरोप है, साथ ही आतंकी कसाब की मदद का भी आरोप लगा है। लेकिन बड़ा सवाल परमबीर के साथ जुड़ी राजनीति का है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुश्किल में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह। आज पहले कमीशन करेगा पूछताछ और फिर बाद में कोर्ट पेशी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। परमबीर सिंह का आज का पूरा दिन कमीशन को जवाब देने और कोर्ट के चक्कर काटते हुए ही निकल जाएगा। रीजन ये दिया गया है कि भाई इसके पहले जब हम नहीं आए थे तो हमको शारीरिक पीड़ा थी, उसके कारण हम नहीं आ सके। आज हम आपके सामने आए हुए हैं और गुहार लगाई कि भाई हमारे ये जो है वो कैंसिल कर दीजिए। इतना जरूर है कि जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम सहयोग देंगे। आज परमबीर सिंह को सबसे पहले चांदीवाल कमीशन ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद परमबीर को किला कोर्ट में पेश होना है। बता दें कि इसी कोर्ट ने ही परमबीर को महाराष्ट्र सरकार की पहल पर भगोड़ा घोषित किया है। महाराष्ट्र सीआईडी ने भी वसूली कांड में पूछताछ के लिए परमबीर को बुलाया है, लेकिन समय की कमी का हवाला देकर परमबीर कल पेशी टाल सकते हैं। अब परमबीर को मंगलवार को सीआईडी के सामने पेश होना होगा। दरअसल परमबीर पर 5 केस हैं। 2 केस मुंबई में दर्ज है, जबकि 3 केस ठाणे में दर्ज है। एक गोरेगांव केस की जांच क्राइम ब्रांच के पास है, एक केस की जांच ठाणे पुलिस के पास है, 3 मामलों की जांच सीआईडी के पास है। इसके अलावा चांदीवाल कमीशन अलग से पूछताछ कर रहा है। इनमें से 3 मामलों में परमबीर का बयान दर्ज हो चुका है, लेकिन 2 मामलों में अभी बयान बाकी है। जानकारों की माने तो परमबीर सिंह से शरद पवार नाराज हैं और इसी का खामियाजा परमबीर को भुगतना पड़ रहा है। सचिन वाजे कांड में नाम आने के बाद परमबीर ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया, जिसके बाद देशमुख की गद्दी चली गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। देशमुख पवार के बेहद करीबी और एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि एनसीपी लगातार आरोप लगा रही है कि परमबीर बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे थे और इसलिए जांच के घेरे में लेकर दरअसल बीजेपी को फंसाने की कोशिश है। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की तस्वीरें तो सामने आती रही हैं, लेकिन इन दिनों एक दूसरा जनता दरबार सुर्खियों में है। क्यों और कैसे लगा ये विवादित जनता दरबार, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। जनता दरबार तो लगा है, पर ना ये अधिकारी हैं, ना कोई मंत्री हैं और ना ही सांसद या विधायक हैं। लेकिन फिर भी महाशय थाने के अंदर ठाठ से जनता दरबार लगाकर लोगों के मामलों का निपटारा कर रहे हैं। थाने के अंदर जनता दरबार की तस्वीर बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की है और ये महाशय कुशेश्वर स्थान थाने में तैनात सीआई रीता चौधरी के पति शंभू चौधरी। शंभू चौधरी वैसे तो किसी पद पर नहीं है, पर क्योंकि वो सीआई के पति हैं, इसलिए ठाठ से बैठकर अपनी पत्नी की जगह लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि सीआई रीता चौधरी के पति जनता दरबार के बाद सारे आवेदन और कागजात ऑफिस ले जाकर राजस्व कर्मचारी से हस्ताक्षर भी करवाते थे। किसी ने शंभू चौधरी के जनता दरबार का वीडियो बनाकर प्रशासन को सूचित किया, तब जाकर कार्रवाई हुई और गाज गिरी सीआई रीता चौधरी पर। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। रीता चौधरी जो राजस्व कर्मचारी है तथा उसे सीआई का प्रभार भी दिया गया है। रीता चौधरी राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सीआई के प्रभार से मुक्त करने का निर्देश जो है हमने सीओ को दे दिया है। अब एक्शन के बाद न तो जनता दरबार दिख रहा है और न ही खुद रीता चौधरी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।